और हमने ताजरों को बहुत पहले जो है वो इकट्ठा कर लिया था, पूरे आज़ाद कश्मीर के ताजरों को। 3 महीने पहले मैंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया था कि हम कामयाब हो गए हैं। आपने देखा होगा जिस दिन इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च यहाँ पे आई है, हमारे यहाँ पे 3 नौजवान शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद हमारी माओ बहनों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, खाना पीना, लोगों ने रास्ते में इस्तकबाल किया, पानी की सबीलें लगाई। जो 76 सालों से एक तकसीम थी, मैं कहूँगा कि मुजफ्फराबाद का उस तकसीम को खत्म करने में एक बहुत बड़ा किरदार था। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस बंद करके ये मुतमईन हो गए जनाब कोई कुछ नहीं देख रहा। जल्जला 2005 में पाकिस्तानी अवाम का जो एहसान कश्मीरियों के ऊपर है, वो हम सारी उम्र उतारना चाहें हम नहीं उतार सकते। सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ इस तहरीक को पुरतशद्दुद बनाने का, और उसके जिम्मेदार कर्नल वकार नूर साहब हैं, और मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। मेरा नाम जी शौकत नवाज़ मीर है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और काफ़ी अरसा से तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि मैं ट्रेड यूनियन को लीड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बैंक रोड से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद मैं ओवरऑल मुजफ्फराबाद का जो है डिस्ट्रिक्ट उसका चेयरमैन बना, और उसके बाद थोड़ी सी वर्किंग की और 2013 में हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के ताजरों के प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया और हमने आल आज़ाद कश्मीर ताजरान के नाम से प्लेटफार्म बनाया, जिसका मैं पहला जनरल सेक्रेटरी बना, और मेरे साथ सरदार इफ्तिखार सरोज साहब जो हैं रावला कोट से उसके प्रेसिडेंट बने। इसी तरह तमाम जो हमारे ज़िले हैं उनके लोगों को हमने उसके अंदर नुमाइंदगी दी और ये सिलसिला चलता रहा, और हमने ताजरों को बहुत पहले जो है वो इकट्ठा कर लिया था, पूरे आज़ाद कश्मीर के ताजरों को, कि हमें कभी भी अगर कोई इज्तिमाई फैसला इशू सामने आया तो हम तमाम ताजरों को इकट्ठा कर लेंगे। तो इसी दौरान 1 साल पहले एक तहरीक चली पुंछ डिवीज़न से आटे की ऊपर, आटे की सब्सिडी, आटे के कोटे के ऊपर, तो वो जब लीड उसको कर रहे थे उस वक्त रावला कोट से लोग, और इसी दौरान जब जून और जुलाई का टाइम आया तो बिजली के रेट ज़्यादा हो गए पिछले साल, तो वो अचानक जब महंगाई का इतना बड़ा तूफान आया तो फिर सारे लोगों को तशवीश होगी, और फिर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका वजूद सामने आया, जो 16 सितंबर 2023 को मुजफ्फराबाद के मुकाम पर पूरे आज़ाद कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। मेरी मुराद उसके अंदर ताजर थे, उसके अंदर ट्रांसपोर्टर थे, उसके अंदर तुलबा थे, सिविल सोसाइटी थी, वकला थे, हमारे ये कह लूँगा कि कौंसल साहिबान थे उसमें, वो सारे इकट्ठे हुए। तो हमने मुतफ़िका तौर पे एक प्लेटफार्म अनाउंस किया जिसका नाम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी रखा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई, हम 31 मेंबरान की, कि हमारा हर बंदा, वो चाहे किसी छोटे ज़िले से है, छोटे इलाके से है, उसकी भी वही हैसियत है जो मेरी हैसियत है, जो मैं आपसे बात करूँ एज ए मेंबर। तो ये वाहिद वो तहरीक थी जो एक लीडरलेस, जिसको कहा जाता है, तंज़िया कहा जाता है लीडरलेस, लेकिन मैं आज इसको बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि ये वो लीडरलेस तहरीक थी कि जिसने इतने बड़े टारगेट अचीव किए जो 76 सालों में हमारे सियासतदान अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से सस्ता आटा और पैदावारी लागत बिजली का असूल जो है वो यकीनी बनाया गया। तो हमारे जो आर्जी काम थे, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड था, 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो मेन चीज़ें थी वो थी बिजली और आटा। अब उसके साथ अशराफिया की मराद का खात्मा, वो ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन हो चुका है। अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उस पर अगला नोटिफिकेशन जारी करना है कि हमारे जो जज होंगे उनको लगाना, उसकी TOR तयन करनी है। इसी तरह तुलबा तंजीमों का मामला था, बेजा जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो आप प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त करते थे तो बहुत बड़ी अमाउंट आपको टैक्स में पे करनी पड़ती थी। इसी तरह के हमारे 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था जो तकरीबन कंप्लीट होने जा रहा है। मेन चीज़ें उसकी हो चुकी हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो चंद दिनों के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। मैं तो आपको बात बताऊं, मैं तो अपनी इस रिजल्ट से 3-4 माह पहले, अगर आप हमारा धरना अगर आपने कहीं देखा हो, सेक्रेटेरिएट प्रेस क्लब के सामने लगा, फिर लास्ट अपर अड्डा लगा रहा, तो मैं तो 3 महीने पहले मैंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया था कि हम कामयाब हो गए। तो उस वक्त कहा जाता था जी कि किस तरह की कामयाबी होगी, आप किस तरह ये बात कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त लोगों को कहा कि हमने लोगों को शऊर दे दिया। वो शऊर क्या था कि उनका हक क्या है, उनके हक को खा रहा कौन है, और आपने वो हक हासिल किस तरह करना है। तो वो अक्सर हम जब सड़क पे बैठे होते थे ना, तो एक आम बंदा जो गेंती बेलचे का काम करता, जो मजदूर टाइप बंदा था, जो दिन को उसको दिहाड़ी नहीं मिलती थी, तो रात को लोग वहाँ पे चावल लेके आते हैं, दिन को तो आपने देखा होगा कि वो बांटते हैं। वो खाने वाला बंदा कि जिसको दिहाड़ी नहीं मिलती थी, वो शाम को परेशान होता था, तो हम उसको बताते थे कि तेरी परेशानी ख़त्म किस तरह होगी।
हमने उसको उसकी परेशानी ख़त्म करने का तरीका बताया और उससे कहा कि जब तुम इस एक्शन कमेटी को सपोर्ट करोगे तो एक्शन कमेटी स्टैंड करेगी, तुम्हारे लिए सस्ता आटा लेगी, तुम्हारे लिए सस्ती बिजली लेगी, ताकि तुम्हारे ऊपर जो बोझ महंगाई का वो कम हो सके। तो जब लोगों का मैंने रिस्पांस देखा था, हमारी एक्शन कमेटी ने जब लोगों का रिस्पांस देखा था कि लोग हमारी बात को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने 3 से 4 माह पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि हम कामयाब हो चुके हैं। ये कामयाबी उस शऊर के उजागर करने की कामयाबी थी, जो शऊर 76 सालों में लोगों को नहीं दिया गया। लोगों को तकसीम करके रखा, हमने लोगों को जोड़ा, लोगों को जिलों में, डिवीजनों में, लोगों को सियासी जमातों में, लोगों को मसलकों में तकसीम करके रखा गया था जानबूझ के, कि ताकि ये इकट्ठे ना हो, ये कोई बात सोचने वाली बात ना कर सके। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने सोचना शुरू किया, अच्छे बुरे फर्क करने का फर्क निकाला और अपने हकूक उन्होंने देखे कि हमारे हकूक कितने गसब करके रखे हैं और हकूक किस तरह हासिल होंगे, उसके लिए वो इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, जो हमें कामयाबी की शक्ल में सामने आया। मुझे कैपिटल है, हमारे पास इजी एक्सेस है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा टाइम यहाँ बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं वो कैपिटल में बैठते हैं। तो अब एक हमारा भाई जो रावला कोट से, पलंदरी से या मीरपुर से आएगा, उसके लिए आना मुश्किल है। हमारे पास इजी एक्सेस है, हम इजीली उन बंदों से मिल लेते हैं, ऑफिसर से मिल लेते हैं, जिस वजह से कहा जाता है जनाब इनका बहुत ज़्यादा रुझान है। ऐसी बात नहीं, सिर्फ ये कि कैपिटल होने के नाते एक्सेस ईजी है हमारे पास। और जहाँ तक रही बात मुजफ्फराबाद के लोगों की, वाकई इसका एक और जो कैपिटल का, जहाँ मैंने आपको फायदा बताया, वहाँ कैपिटल का एक नुकसान भी था जो हम बड़े अरसे से फेस कर रहे थे, कि यहाँ पे मुख्तलिफ बरादरियों के, मुख्तलिफ अजला के, मुख्तलिफ जगहों के लोग रह रहे थे। यहाँ पे बखूबी पाकिस्तान जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बिजनेस की शक्ल में और चीज़ों के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ जिलों के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो कभी इकट्ठे नहीं होते थे, कि जब भी हम कोई बात मैच्योर करने के लिए बैठते थे तो वो टूट जाती थी बात रास्ते में ही, जो कहा जाता छोड़ो यार कि खाली मुजफ्फराबाद वालों का मसला है तो इनका अपना कोई लालच है, ये कर रहे होंगे। लेकिन वाहिद ये तहरीक थी कि इसमें वो तमाम इजला के लोग, मुख्तलिफ नजरियात के लोग, वो जब बैठे, हमने उनको कन्विंस किया, तो वो मुजफ्फराबाद के ऊपर उन्होंने एतमाद रखा और मुजफ्फराबाद ने भी अपना एतमाद जो बहाल रखा। आपने देखा होगा जिस दिन इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च यहाँ पे आई है, हमारे यहाँ पे 3 नौजवान शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पे जो हमारे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो लोगों के साथ लगा हुआ था जो लोग वहाँ से आए हुए थे। हमारी माओ बहनों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, खाना पीना, लोगों ने रास्ते में इस्तकबाल किया, पानी की सबिलें लगाई। ये वो चेंज थी कि जो मुजफ्फराबाद के ऊपर या हमारा किसी और जिले के ऊपर एक बदएतमादी थी, वो बदएतमादी जब खत्म हो गई तो अब मेरे ख्याल से ये ब्लेम मुजफ्फराबाद पे कोई नहीं लगा सकता। हम सब इकट्ठे हैं। जो 76 सालों से एक तकसीम थी, मैं कहूँगा कि मुजफ्फराबाद का उस तकसीम को ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार था और मुजफ्फराबाद ने सारे आज़ाद कश्मीर को एक जगह इकट्ठा कर दिया। मैं ओपनली बात करूँगा, हमारे वो इदारे जो हमारी पॉलिसियाँ बनाते हैं, मैं ये कहूँगा कि हमेशा उन्होंने ब्लंडर किया है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस बंद करके ये मुतमईन हो गए जनाब कोई कुछ नहीं देख रहा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया। और दूसरी बात है कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं था। और जो सबसे अहम बात है कि ज़ल्ज़ला 2005 में पाकिस्तानी अवाम का जो एहसान कश्मीरियों के ऊपर है, वो हम सारी उम्र उतारना चाहें हम नहीं उतार सकते। ये बातें वो लोग कर रहे हैं कि जिन्होंने हमेशा हम लोगों को तकसीम करके रखा। अब उन्होंने देखा भी कि ये तो इकट्ठे हो गए हैं, अब क्या हुआ, कभी झंडे का इशू बनाया जा रहा है, कभी कश्मीरी पाकिस्तानी को बुरा कह रहा है, कभी पाकिस्तानी कश्मीरी को बुरा कह रहा है, जबकि ऑन ग्राउंड ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि ये पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। हमारा पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुक्मरान है, हमारा उनसे तो गिला हो सकता है, लेकिन ये कभी भी ना सोचें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला जो है वो कर्नल वक़ार नूर साहब हैं और हर एक अपना डोमेन है, तो ये डिफेंस वगैरह या इन चीज़ों को जो टैकल करना था वो उनका काम था। और मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ इस तहरीक को पुरतशद्दुद बनाने का, और उसके जिम्मेदार कर्नल वक़ार नूर साहब हैं। और मैं कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, कि उन्होंने ये ब्लंडर क्यों किया। कहा गया जी कि वो जो, अगर आपने लेटर देखा हो ना, ऊपर उन्होंने लिखा जनाब कि चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए। पहले कहा गया जी हमने लेटर नहीं लिखा, और जाइलो तुमने खुद लेटर लिखा हुआ है, उसके नीचे पैराग्राफ में पढ़ो, क्लियर कट लिखा हुआ 11 मई का जिक्र है कि आपको उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आपको जो है नफरी चाहिए। चलें जी, आपने एक ब्लंडर कर दिया। आप ये बताएं कि अगर आप सिंसियर होते, आपको क्या जरूरत थी कि पुलिस की 76 सालों में कभी मशकें नहीं दिखाई गई? आपने कभी देखा कितनी उम्र हो गई है कि बड़े से बड़े यहाँ पे इवेंट, क्या कभी पुलिस को यहाँ पे मार्च करते बताया गया, डंडे और आंसू गैस पहले प्रैक्टिस करते बताई गई? ये जानबूझ के एक ब्लेंडर क्रिएट किया गया और पूरी दुनिया में जो है ना कश्मीर की वजह से पाकिस्तान की जागसाई हुई है। ये उन अदारों को सोचना चाहिए। ये अदारे अब पर्दा डाल रहे हैं, ये कसूर हम लोगों का नहीं है, ये कसूर उन अदारों का जिन्होंने इस गलत इकदाम को सपोर्ट किया। मैं उन आला हुकाम से
यहाँ के जो हमारे कश्मीर का सेटअप है इसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, वो खाली अपने इस सेटअप की रिपोर्टों के ऊपर जो है वो फैसले ना करें, उनको देखना पड़ेगा कि जो लोग आपने यहाँ पे बिठा के रखे हैं उन्होंने ये ब्लंडर क्यों किया। ऐसा मामला ही नहीं था, ये वही हमारी पुलिस थी, आजाद कश्मीर पुलिस, जिस पे अदम एतमाद किया गया जनाब कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है। मंगला डैम बना तो इसी पुलिस ने उन पार्टनर को सिक्योरिटी दी, नीलम जलम बना इसी पुलिस ने सिक्योरिटी दी, इलेक्शन हुए, बड़े से बड़े मामला हुए, जल्जला आया, ये लोग मौजूद थे। आज ये कौन सी अनोनी बात होगी, इससे पहले भी प्रोटेस्ट होते थे कि कौन सी अनोनी बात होगी थी कि इन्होंने जनाब एफसी जो है वो डिमांड कर ली, रेंजर यहाँ बुला लिए और यहाँ पे 3 कीमती जाने जो हमारी जाया हो गई हैं। ये मामला इतनी आसानी से बंद होने वाला नहीं है, ये जवाब देना पड़ेगा। ये इस मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर लेवल, खासतौर पर मुजफ्फराबाद लेवल की जो हमारी खास अदारे हैं कि जिन्होंने ये सारा मामला किया और इस पर पर्दा डाला जा रहा है, मैं हाई ऑफिशियल जो हैं उन अदारों के, मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं उन्हें अपील करूंगा कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये मामला था क्या और इतनी हाइप इसकी क्रिएट क्यों हुई और ये हाइप क्रिएट करने का जिम्मेदार कौन था। देखें, ये तहरीक 1 साल से चल रही है, 1 साल से हम पुरअमन बैठे थे, एक गमला भी नहीं टूटा। 8 तारीख को सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर डुडियाल के मुकाम पे थप्पड़ मारता है, मीडिया पे चीजें मौजूद हैं, जिस दिन वो थप्पड़ मारता है उसके बाद आजाद कश्मीर के हालात खराब होते हैं। तो क्या अगर 1 साल ये तहरीक चली तो एक गमला नहीं टूटा? तो जिस दिन आपने एफसी बुला ली और आपने पूरा एक प्लान कर लिया कि हमने यहाँ के हालात खराब करने और क्या टारगेट अचीव करने हैं, तो आपका एक असिस्टेंट कमिश्नर उठता है और पुरअमन एक जो क्राउड है उसके अंदर घुस के वो थप्पड़ मार देता है और उसके बाद एक पुरतशद्दद तहरीक बन जाती है जिसमें हमारी स्कूल की बच्चियां वहाँ पे बिम्बर जो है वो बेहोश हो जाती हैं। और उसके बाद हमारा एक भाई जो है, जब ये बढ़ता है तो हमारा एक पुलिस वाला भाई वहाँ पे शहीद हो जाता है, अदनान कुरैशी, और 3 हमारे जो है यहाँ पे भाई जो है वो शहीद होते हैं। तो ये जाने इस तरह तो हम ज़ाया नहीं होने देंगे, इस तरह तो इनको हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे, उन अदारों को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्लियर कट बात है कि जो पैसा आया वो 2 आइटम्स के ऊपर आया, आटा और बिजली। आटे का फौरी तौर पे जो है मैकेनिज्म जो उन्होंने उसका रेट कम करना था वो कम कर दिया और अभी वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप देखें ना, जो लोकल आटा है वो 1700 रुपए पे आ गया और आपने 1000 रुपया रेट रखा है। पहले यही जब आप रखते थे 1600-1700 का तो डबल का डिफरेंस था कि 3400 रुपए का आटा मिल रहा था। अब तो पहली बात है कि आपके सब्सिडी का फिगर भी बहुत कम हो गया कि मार्केट में से लें तो 1700 रुपया और आप दे रहे हैं 1000 रुपया। एक तो ये बात आ गई कि आपका ये जो पैसा आया 2 आइटम के ऊपर आया और पूरी दुनिया ने ये देखा है, इसके अंदर अब चीटिंग ना कोई कर सकता और ना हम करने देंगे। और जहां तक बात ये नोटिफिकेशन पे अमल दरामद की, आटे के ऊपर तो दूसरे दिन ही से रेट डाउन हो गया, 1000 रुपये हो गया। अब जो उसके अंदर दूसरा आइटम था हमारा बिजली, तो बिजली के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो अप्रैल के बिल अभी जारी हुए, इस दफा लोग कंफ्यूज थे तो हमने उनको ये कहा है कि हमारा उस वक्त बिजली बिलों का बाइकाट जारी रहेगा जिस वक्त नए टैरिफ के मुताबिक बिजली बिल जारी नहीं होंगे। तो इस दफा का जो बिल है उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो रीडिंग है ये अप्रैल की है और जो नए आपको मई के बिल आएंगे वो नए टैरिफ के मुताबिक आपको आएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि जिन इदारों ने बैठ के हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है वो, अगर वो पहली बात है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, और हाँ अगर वो उससे पीछे हटे तो मैं आज आप दावे से ये बात कहता हूं कि अभी तो आपने कोई क्राउड नहीं देखा, अभी आपने कोई अफरा तफरी नहीं देखी। ये मैं तंजिया बात नहीं कर रहा, ये वो रिएक्शन होगा अवाम का, पुरअमन अवाम का, कि जिन्होंने 3 जाने दे दी, चौथी जान हमारे भाई की पुलिस वाले की चली गई। 4 जाने देने के बावजूद उन्होंने इस रियासत के अमन को खराब नहीं होने दिया। लेकिन अगर हमारे इन इदारों ने और इन हुक्मरानों ने किसी भी जगह चीटिंग की, हमारा जो टैरिफ है इसके अंदर तमाम चीजें शामिल हैं, तमाम सर्विस चार्ज, तमाम टैक्सेशन शामिल हैं। ये स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के साथ ऑन कॉल मेरी बात हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद है। अगर किसी जगह ये डंडी मारेंगे तो उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन इदारों पे होगी और इस हुकूमत पे होगी। कि हम अवाम पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं हो सकते। हाँ, पाकिस्तान के अदारों में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क किया, गलत पॉलिसियां दे के, सबसे बड़ा जुल्म IPPs जो वहां ला के लगाए गए कि जो नहीं भी चलेंगे, आपने अरबों डॉलर जो है उनको अदायगी करनी है और उसका जो खमियाजा है वो आवाम भुगत रही है। अब ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, 600-700 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपने लगाया। करप्शन इतनी बड़ी है कि दुनिया में इतनी बड़ी करप्शन कहीं नहीं हुई। वो दूसरी दफा टनल आपकी बैठ गई है, अब उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आवाम भुगतेगी। अब बेसिक जो मसला है कि हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा या एक्शन कमेटी का कोई झगड़ा नहीं है। जहां पे कोई गलत कर रहा होता हमने निशानदेही की है उसकी, हमने अवाम पाकिस्तान आज भी हमारे साथ है, हमें अप्रिशिएट करती है। तकलीफ किन को है? जो चोर है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको तकलीफ है। उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया जनाब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जनाब ये रॉ फंडेड है। हमने इनको ओपन कहा, हमने कई जगह पे कहा कि इसकी तहकीकात की जाए। जिन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया अगर वो एक्शन कमेटी के अंदर है
इंडियन फंडेड, उनको सामने लाया जाए। और अगर ब्यूरोक्रेसी में और हुक्मरानों में बैठे हुए लोग हैं, उनका भी जो है पूरा वो डेटा चेक किया जाए, उनकी प्रॉपर्टियां चेक किए जाए कि बैरिया में बड़ी बड़ी कोठियां किसकी हैं, ठीक है, बैरून मुल्क बड़े बड़े प्लाजे किसके हैं, ड्यूल नेशनैलिटी कौन है। यही ब्यूरोक्रेट हैं, यही हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, पाकिस्तान को लूटा और बाहर जाके मजे कर रहे हैं। वो इंडियन एजेंट नहीं है, हम इंडियन एजेंट हो गए। मुख्तलिफ किस्म के नजरियात हैं। एक बंदा इलाके पाकिस्तान की बात करता, हम उसको नहीं रोक सकते, और एक बंदा खुद मुख्तारी की बात करता, हम उसको नहीं रोक। एक बंदा इस्तिस्वाब राय की बात करता है, जो बात आप कर रहे हैं, तो हम उसको नहीं रोक सकते। आप जबरदस्ती किसी को मतलब पाबंद नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है। जब आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बड़ा उसका रिएक्शन बहुत तकड़ा होगा। लिहाजा आप लोगों को छोड़ दें, कश्मीरियों को खुला छोड़ दें, उनको आज़ादी दें, वो अपना फैसला करें। और मैं ये बरमला कहता हूँ कि वो फैसला पाकिस्तान के हक में होगा, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकता।